नमस्कार दोस्तों। इस समय कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की चर्चा तो है ही साथ उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, यानी कि नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ दो विधानसभा सीटों का बाईपोल भी हो रहा है। इस पर सभी की नज़र है। और उत्तर प्रदेश में जब भी कोई उपचुनाव होता है तो सबकी नज़र इसलिए भी रह जाती है इस पर कि योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस क्या रहने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, जितने भी उपचुनाव हुए हैं ज़्यादातर में सफलता हासिल की है, और उन्होंने ऐसी ऐसी सीटें बीजेपी को जीत कर दी हैं जो कभी बीजेपी जीतने की सोच भी नहीं सकती थी। जैसे रामपुर की लोकसभा सीट जो आजम खां के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद खाली हुई थी। इसके अलावा रामपुर की विधानसभा सीट ये जीती है। आजमगढ़ जहाँ से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया वो बीजेपी ने जीती है। तो इसी वजह से सारे देश की नज़रें इस पर लगी रहती हैं कि योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस क्या रहने जा रही है। और इस बार तो इसलिए भी नज़र है क्योंकि एक साल के बाद ही लोकसभा चुनाव होंगे और नरेंद्र मोदी को 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में फोकस करनी है। उनमें से मैक्सिमम बीजेपी जीतती है तो उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के चांस प्रबल हो जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट और मिर्जापुर जिले की 96 सुरक्षित सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर हुआ क्या था, स्वार विधानसभा सीट के बारे में सब लोग जानते हैं। स्वार विधानसभा सीट पर आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे। उनके खिलाफ मुरादाबाद कोर्ट में 15 साल पुराने एक मामले में उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई, और इस तरीके से अभी हाल ही में 13 फरवरी को उनको सज़ा सुनाई गई और 15 फरवरी को ये सीट स्पीकर ने यहाँ से विधानसभा ने वैकेंट डिक्लेयर कर दी। और जो 96 सीट है, सुरक्षित सीट है, वहाँ से अपना दल एस सोनेलाल पटेल वाला अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी की सहयोगी हैं, उनकी पार्टी के विधायक हुआ करते थे राहुल कोल, जिनका निधन हो गया था। उनकी वजह से ये सीट खाली हुई है और यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। पहले आपको मिर्ज़ापुर की इस सीट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर आजम खां के इलाके में बीजेपी इस बार क्या करने जा रही है उसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो मिर्ज़ापुर की 96 सीट है, यहाँ से शुरू में इस बार ऊहापोह की स्थिति थी कि यहाँ पर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी या अपना दल के कोटे में ही जाएगी। और ये दोनों ही सीटें स्वार और 96, इत्तेफाक देखिए कि दोनों सीटों पर जहाँ उपचुनाव हो रहा है, दोनों की दोनों सीटें बीजेपी ने अपने सहयोगी अपना दल एस को दे दी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का ही इलाका इसको माना जाता है। एक बड़े वोट बैंक पर उनका यहाँ पर कब्जा है, दोनों सीटों पर उनका प्रभाव है। और यहाँ से बताऊँ कि बीजेपी और अपना दल एस ने यहाँ से जो दिवंगत विधायक थे राहुल कोल, उनकी पत्नी रिंकी कोल को टिकट दिया है। रिंकी कोल जिला पंचायत की सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी ने कीर्ति कोल को मैदान में उतारा है। कीर्ति कोल, आपको बताऊं कि 2022 में राहुल के सामने चुनाव लड़ी थी और 32,000 वोटों से हारी थी। इससे पहले राहुल कोल ने 2017 का चुनाव भी यहाँ बड़े मार्जिन से जीता था। इसलिए बीजेपी को और अपना दल को लग रहा है कि उनकी पत्नी को सिंपैथी वोट मिलेंगी, इसी वजह से यहाँ उनको रिंकी कोल को टिकट दिया गया है। कल नामांकन हुआ तो अनुप्रिया पटेल खुद उनका पर्चा भरवाने के लिए गई। हालांकि इससे पहले चर्चा ये भी थी कि मिर्ज़ापुर के जो सांसद हैं पकौड़ी लाल, वो भी इन्हीं के कोटे से आते हैं, अनुप्रिया पटेल के कोटे से ही। उनकी पत्नी ने भी यहाँ से नामांकन किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या है, मैं बताऊं कि राहुल कोल इनके बेटे थे पकौड़ी लाल के, और इस तरीके से पन्ना देवी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं रिंकी कोल, उनकी सास हैं। यानी कि सास ने पर्चा भर दिया था और बाद में बहू को टिकट दे दिया अनुप्रिया पटेल ने कि नहीं, बहू को ज़्यादा सिंपैथी मिलेगी, इसलिए उनको टिकट यहाँ पर दे दिया। यानी कि राहुल की पत्नी को टिकट दे दिया गया और पार्टी को उम्मीद है कि ये चुनाव वो बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। वैसे इस सीट के बारे में बता दूं, जो कोल बिरादरी है, दलित समुदाय का यहाँ पर बोलबाला है, और पिछले 2 चुनावों में जिस तरीके से इन्होंने भारी सफलता हासिल की थी राहुल कोल ने, उससे साफ लग रहा है कि ये सीट इस बार भी अपना दल और बीजेपी आसानी से जीत लेंगे। राहुल कोल ने 2017 का जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने बसपा के प्रत्याशी को हराया था
और पिछली बार 2022 में जब एक साल पहले चुनाव हुआ था तो उन्होंने, मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया, सपा की कीर्ति कोल को हराया था 32,000 वोटों से। वैसे यहाँ से कांग्रेस ने अजय कुमार के रूप में प्रत्याशी उतारा है, लेकिन जो रामपुर की स्वार विधानसभा सीट है उसका चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। ये बड़ा कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। क्यों? बड़े आंकड़े बताने वाला हूँ, देखिएगा किस तरीके से दिलचस्प होने जा रहा है। देखिए, इन दोनों ही सीटों पर 10 मई को मतदान होगा और कर्नाटक के साथ ही 13 मई को इनके नतीजे आएंगे। और 2022 में भी स्वार सीट अपना दल एस के पास ही थी, लेकिन अब्दुल्ला आजम यहाँ से जीते थे। अब्दुल्ला आजम यहाँ से जीते थे तो अपना दल एस ने उनके सामने मुस्लिम प्रत्याशी हैदर अली को उतारा था, लेकिन वो हार गए थे। अब आजम खां का इलाका है, आजम खां के बेटे को यहाँ कौन हरा सकता है? लेकिन अब ना आजम खां मैदान में है, ना उनका बेटा मैदान में है। यहाँ पर ओबीसी बिरादरी काफ़ी है और 50% वोट मुसलमानों के हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जलवा देखिए, योगी आदित्यनाथ का दबाव देखिए कि आजम खां को यहाँ पर 21 साल बाद एक हिंदू प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के बैनर पर उतरवाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि आजम खां इस समय अस्वस्थ हैं, दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हर्निया का ऑपरेशन होना है उनका और काफ़ी बीमार भी बताए जाते हैं। लेकिन ये बताया जाता है कि अखिलेश यादव ने इस टिकट का ऐलान आजम खां से सहमति के बाद ही किया। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत की सदस्य हैं अनुराधा चौहान, उनको टिकट दिया है, वो ग्राम प्रधान भी रह चुकी हैं। और अखिलेश यादव तो ये चाहते थे कि आजम खां के परिवार का कोई आदमी चुनाव लड़े, लेकिन आजम खां के परिवार के आदमी को तो चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं छोड़ा योगी आदित्यनाथ ने। आजम खां खुद बीमार है, डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है, ना विधायक विधानसभा का चुनाव लड़े थे, ना सांसद की सीट जो थी उनकी, उनका अखिलेश ने इस्तीफा दिलवा दिया था। जब 2022 में इनको विधायक का चुनाव लड़वाया था तो आजम खां को तो घर बैठा दिया। उनके बेटे को सज़ा हो गई है, डिस्क्वालिफिकेशन 2 साल की सज़ा हो गई है, वो भी चुनाव नहीं लड़ता आजम खां का। जो बेटा है अब्दुल्ला आजम, पत्नी बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं तंजीन फातिमा, वो चुनाव लड़ी थी एक बार, लेकिन उसके बाद अब चुनाव नहीं लड़ी हैं। रामपुर का चुनाव लड़ी थी और वहाँ से उपचुनाव में जीती भी थी जब आजम खां सांसद बने थे। और आजम खां के परिवार ने अब एक तरीके से राजनीति से संन्यास ले लिया है और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट अगर योगी आदित्यनाथ की राजनीति को दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से उन्होंने आजम खां की रामपुर में घेराबंदी की, उनके खिलाफ पुराने मुकदमे खोले गए, एक के बाद एक मुकदमों में कन्विक्शन हुआ, सजाएं हुई और आजम खां को 2 साल जेल में भी रहना पड़ा। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा का चुनाव जेल में रहते ही जीते थे आजम खां। तो आजम खां को एक तरीके से पूरी तरीके से किनारे कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने और उन्होंने ये दिखाया है कि अगर राजनीति करनी हो तो इस तरीके से राजनीति करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि वहाँ पर उनका जो जौहर यूनिवर्सिटी थी, जौहर विश्वविद्यालय, जिस पर आजम खां ने किसानों की ज़मीनों पर कब्जे किए थे, और रामपुर का जो उपचुनाव था अभी जो पिछली बार उपचुनाव हुआ आजम खां के हटने के बाद रामपुर विधानसभा सीट का, उसको आकाश सक्सेना को जितवाया बीजेपी ने। आकाश सक्सेना वो शख्स हैं जिन्होंने एक के बाद एक मुकदमे किए थे आजम खां पर। तो इस तरीके से ये सीट, स्वार सीट भी योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अगर इस बार यहाँ बीजेपी जीत जाती है, क्योंकि यहाँ 2022 में आजम खां का बेटा अब्दुल्ला आजम जीता था, तो इस तरीके से आजम खां की राजनीति का पूरा आधार ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अनुराधा चौहान के सामने अपना दल एस के बैनर पर जो प्रत्याशी उतारा गया है वो मुस्लिम प्रत्याशी है शफीक अहमद अंसारी, जिनसे कहते हैं कि जुलाहा समुदाय से हैं और पसमंदा मुसलमान हैं। आपको पता है कि पिछड़े और पसमंदा मुसलमान हैं, उन पर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ किस तरह से फोकस कर रहे हैं। और देखिए 50% वोट यहाँ मुसलमानों के हैं। अब यहाँ पर मुसलमानों का एक ही प्रत्याशी मैदान में है, बसपा और कांग्रेस ने यहाँ पर प्रत्याशी उतारे नहीं हैं। तो इस तरीके से यहाँ बीजेपी और अपना दल एस के प्रत्याशी का दबदबा नजर आ रहा है। तीसरी बात, इसमें ये संयुक्त प्रत्याशी बन गए हैं बीजेपी के, अपना दल के और जो निषाद पार्टी है। निषाद पार्टी भी गठबंधन के साथ है, बीजेपी गठबंधन के साथ है। इस तरीके से उनके जीतने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दूसरे जो अंसारी हैं, इनके प्रत्याशी हैं अपना दल एस के, वो स्वार के चेयरमैन भी रह चुके हैं, यहाँ की जो नगर पालिका है उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि बसपा और कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में है नहीं और इस तरीके से बीजेपी के जीतने के चांसेस यहाँ बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि 21 साल के बाद समाजवादी पार्टी को यहाँ हिंदू प्रत्याशी उतारने के लिए मजबूर किया तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ और उनकी राजनीति ने।
इससे पहले 2002 में राधे श्याम आर्य यहाँ से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उसके बाद से आजम खां यहाँ से लगातार मुस्लिम प्रत्याशी को ही मैदान में उतारते रहे हैं। इस चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ कितना फोकस्ड हैं, इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने जो सुरेश कुमार खन्ना हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े प्रभावशाली नेता हैं और योगी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, उनको यहाँ कर चुनाव प्रभारी बनाकर योगी आदित्यनाथ ने भेजा है और उन्हें ये कहा है कि ये चुनाव हमें हर हाल में जीतना है। तो इस तरीके से इन दो उपचुनावों से ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि किस तरीके से आजम खां की राजनीति को उत्तर प्रदेश में ख़त्म किया है योगी आदित्यनाथ ने। और जब योगी आदित्यनाथ संसद में रोए थे, आप सब जानते होंगे कि उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का कितना बड़ा योगदान था, इनकी कितनी बड़ी प्रताड़ना और इनका कितना बड़ा अपमान हुआ था। और उसी का बदला अब इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने लिया है कि उन्होंने आजम खां को तो एक समय ये कहने लगे थे अखिलेश यादव के ये तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मैंने बना दिए हैं। और बाद में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ जब 2013 में, उसमें आजम खां ने कितनी निगेटिव भूमिका अपनाई थी और किस तरीके से मुस्लिम पक्ष के युवकों को छुड़वाया था और उसके बाद अखिलेश यादव के पतन के लिए जिम्मेदार भी बने थे। खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने इतना तो मजबूर कर ही दिया है अखिलेश यादव और आजम खां को वो अब उस सीट पर जिस पर 21 साल से कोई मुस्लिम प्रत्याशी सारे मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ते रहे हैं, वहाँ से उन्हें पहली बार अनुराधा चौहान के रूप में सपा प्रत्याशी उतारने के लिए मजबूर करना पड़ा है। अनुराधा चौहान का नाम अंतिम समय में फाइनल हुआ और अनुराधा ने यह भी कहा कि आजम खां का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्हीं का कंसल्ट होने के बाद उनका नाम डिक्लेयर किया गया है। लेकिन शफीक अंसारी के जीतने के चांसेस यहाँ पर प्रबल नजर आते हैं। इन दोनों उपचुनावों पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आप लोगों की भी बनी रहनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें, क्योंकि चुनावों की जो समीक्षा है इससे बेहतर आपको किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।